अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने, मुझे जो याद आ रहा है वो हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ टू आइसोटोप्स ऑफ बोरॉन इन द नेचर। अगर आप एग्री करते हैं तो बता दीजिए, अगर कुछ और किया था तो बता दीजिए। जी सर, इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये था, ठीक फाइंड आउट ठीक। द मास ऑफ ऑक्सीजन NH4NO3। इसके आगे फाइंड भी एक दो सवाल किए थे। इससे फाइंड द आगे मास किया, ऑफ ओके बताता हूँ आपको, ठीक है, फाइंड मुझे बताइए। इससे आगे में ये मैंने आपको थोड़ा जी जी मॉलिक्यूलर जी जी मास और फार्मूला मास का डिफरेंस बता जी दिया जी था। जी जी बता दिया था। बता दिया था, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी करा दिया जी होगा। डेफिनेटली रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पर, रिलेटिव फार्मूला मास पर भी बात हो गई होगी। और ये मास ऑफ वाटर पे भी बात हो गई होगी। और जी ये ये क्वेश्चन लास्ट। है जो आप लोगों ने, या जिस टाइप का पास पेपर का क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने नहीं किया। सवाल ये है कि इन एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर 13.5% of N2O5 present as nitrogen content. Now find out percentage of nitrogen in an organic fertilizer. अब ये जरा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है लेकिन जरा सा ट्रिकी है। इसमें उन्होंने ट्रिक ये इस्तेमाल की है कि वो आपसे कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, 13.5% उसमें N2O5 मौजूद है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर 13.5% N2O5 मौजूद है एज नाइट्रोजन कंटेंट। यानी उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर जो नाइट्रोजन अवेलेबल है वो इन फॉर्म ऑफ N2O5 है, और उस N2O5 की जो परसेंटेज है वो 13.5% ऑफ द होल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और सवाल आपसे ये है कि आप इसमें फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आपको इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये समझ लीजिए अच्छी तरह से कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसका 13.5% N2O5 है, और उस 13.5% N2O5 के अंदर जितना भी नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन एक्चुअली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर मौजूद है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया इसको सॉल्व करने के लिए कि N2O5 का मैंने MR निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास इज 108, और इस 108 के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 28 है। 108 के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 28 है। तो अगर 13.5% है हमारा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ N2O5, तो वो जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है N2O5 जो 13.5% है, तो फिर 13.5% में x यानी नाइट्रोजन कितना हो, तो ये कैलकुलेट होकर वैल्यू बनती है 3.5। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और देखिए, अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है तो बताइए। ये वो टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको पास पेपर में मिलेगा। सर एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर दें। देखिए, सवाल ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसके अंदर 13.5% N2O5 मौजूद है, बाकी इसके अलावा क्या है उसकी बात नहीं होगी। और उस 13.5% जो N2O5 है प्रेजेंट एज नाइट्रोजन कंटेंट, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें जितना भी नाइट्रोजन मौजूद है N2O5 के अंदर
वो असल में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का नाइट्रोजन, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का नाइट्रोजन। तो अब यहां पर हमने ये कहा कि अगर N2O5 का MR 108 है और नाइट्रोजन उसमें 28 है, तो 108 के अंदर जितना भी नाइट्रोजन है यानी 28, ये एक्चुअली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर मौजूद है। यानी अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड का 108 लेते हैं तो उसमें 28 नाइट्रोजन होगा, लेकिन हमारे पास N2O5 जो अवेलेबल है वो 13.5 अवेलेबल है। तो फिर 13.5 के अंदर कितना नाइट्रोजन होगा वो मैंने यहाँ कंपेयर करके निकाला कि 108 के अंदर 28 नाइट्रोजन है, तो फिर 13.5 में कितना नाइट्रोजन होगा। अब क्लियर हो गई ये बात? जी सर क्लियर है। कोई और ऐसा स्टूडेंट जिसको स्टिल कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में? अच्छा, अब बेटा मुझे ये बताइए कि मुझे याद आता है कि आप लोगों का ग्रुप पहले शुरू हुआ था, मैंने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन और फ्रैक्शनल बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आपको करवा दी थी। यस सर। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो अच्छा, अब हम जो बात नेक्स्ट करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू फाइंडिंग ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें हम पहले बात करेंगे रिलेटेड टू एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन वही है जो डेफिनेशन आपने एएस के सिलेबस, ओ लेवल के सिलेबस में पढ़ी थी। एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का नॉर्मली एक्चुअल फार्मूला नहीं होता, बल्कि वो फार्मूला होता है जो उस कंपाउंड में मौजूद जितने भी एटम्स होते हैं उन एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। यानी एम्पेरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो फर्दर डिवाइडेबल नहीं होता और वो आपको सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, यानी एक्चुअल नंबर नहीं बताता, बल्कि आपको ये बताता है कि जो डिफरेंट एटम्स इस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो क्या इन्वॉल्व हो रहा है। तो सिंपलेस्ट रेशियो अमंग डिफरेंट एटम जो हमें बताता है, हम उस फॉर्मूले को एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं और एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन पेपर में आती रहती है। एम्पेरिकल फार्मूला को हम डिफाइन करेंगे कि अ फार्मूला shows simplest ratio among different atoms in a compound। ये 2 मार्क की डेफिनेशन आती है, ऑल्दो कि ये ओ लेवल में आप पढ़कर आए हैं, लेकिन ये डेफिनेशन एएस के पेपर में आती है, पेपर 2 में। A formula shows simplest ratio among different atoms in a compound is called empirical formula। और एक चीज पे आप गौर करें, मैंने कंपाउंड लिखा है, मॉलिक्यूल नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूल का भी होता है और एम्पेरिकल फार्मूला आयोनिक कंपाउंड का भी होता है। एम्पेरिकल फार्मूला सबके लिए इस्तेमाल होता है, आयोनिक कंपाउंड के लिए भी और एम्पेरिकल फार्मूला की टर्म मॉलिक्यूल्स के लिए यानी कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब जैसे आप ये देखिए कि अगर मैं एक फार्मूला लिखता हूं C6H12O6, तो C6H12O6 आप सबको पता है ये ग्लूकोज का फार्मूला है, लेकिन ये ग्लूकोज का एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, कभी कभार एग्जाम में सवाल इस तरह आता है एमसीक्यूज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज CH2O as empirical formula या CH2 as empirical formula। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फॉर्मूले से आप एम्पेरिकल फार्मूला कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो फार्मूला होता है जो फर्दर डिवाइडेबल नहीं होता। तो C6H12O6 में अभी ये डिवाइडेबल है, इसका मतलब है कि अगर मैं इस पूरे फार्मूले को डिवाइडेड बाय 6 कर दूं तो डिवाइडेड बाय 6 करने के बाद ये हो जाएगा C1 और 12 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा H2 और 6 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है और एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो फर्दर डिवाइडेबल नहीं होता। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस तरह सवाल होता है पेपर में कि आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं और कहा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो इस एम्पेरिकल फार्मूला को फॉलो करेगा। तो फिर आपको चारों कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूला इस तरीके से निकालने होते हैं। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दूं कि C2H4O2 ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है और इसका मुझे एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, तो मैं इसे डिवाइड करूंगा बाय 2, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के बाद ये फर्दर डिवाइडेबल नहीं रहेगा, तो ये C1 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 ये H2 हो जाएगा और 2 डिवाइडेड बाय 2 ये 1 हो जाएगा। सो अगेन आप देखें एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला सेम, दोनों कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला सेम है। इसका मतलब एक बात और समझ में आ रही है कि किसी भी दो कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, बल्कि हजारों कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला एक्चुअल फार्मूले को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये आपको सिर्फ ये बताता है कि कौन कौन से एटम किस रेशो के अंदर मौजूद, कौन कौन से एटम्स किस रेशो के अंदर मौजूद हैं, ये आपको एम्पेरिकल फार्मूला बताता है। अब जैसे एक और एग्जांपल आप देखिए C6H6, ये आप फार्मूला अगर आपने नाम सुना हो, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और अगर आप ऑब्जर्व करें बेंजीन को तो C6H6 इसका मतलब ये फर्दर डिवाइडेबल है, और ये फर्दर डिवाइडेबल किससे है? डिवाइडेड बाय 6। और जब ये डिवाइडेड बाय 6 होगा तो फार्मूला विल बिकम CH। तो CH इज नोन टू बी एन एम्पेरिकल फार्मूला। बेटा इसका केमिकल प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं, एम्पेरिकल फार्मूले का केमिकल प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फार्मूला थोड़ी चेंज हो रहा है। एम्पेरिकल फार्मूला आपको सिर्फ ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में एटम्स के दरमियान क्या रेशो है। एम्पेरिकल फार्मूला लिखने से कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज तब्दील नहीं होती। केमिकल प्रॉपर्टीज तो किसी कंपाउंड की जो है वो डिपेंड करती हैं कि उसमें कौन से एलिमेंट हैं, आयोनिक है, कोवेलेंट है, क्या बॉन्ड है, कौन से टाइप के बॉन्ड हैं, ये बहुत सारे मसाइल हैं। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सिर्फ आपको ये बताता है कि कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व हैं, और एम्पेरिकल फार्मूला साथ साथ ये बताता है कि उन एटम्स का सिंपलेस्ट रेशो क्या है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कंपाउंड कोई फॉर्म चेंज हो रही है, एम्पेरिकल फार्मूला लिखने से कोई कंपाउंड की नेचर चेंज हो रही है, तो एम्पेरिकल फार्मूला की कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। एम्पेरिकल फार्मूला सिंपली आपको ये बताता है कि सिंपलेस्ट रेशियो एटम के दरमियान क्या है। इट्स नॉट अ रियल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। होपफुली आपको मेरी बात अब क्लियर हो गई होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो फर्दर डिवाइडेबल नहीं होता। तो अब आप देखिए मैंने जितने भी एग्जांपल्स यहाँ लिखी हैं, ये जितने भी मैंने एग्जांपल सॉल्व की हैं, इन सब में आप देख रहे हैं कि जो फार्मूला हमें ऑब्टेन हुआ है वो फार्मूला नहीं है। तो फार्मूला जो है वो फर्दर डिवाइडेबल फार्मूला नहीं है। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड आपको गिवन हो, जैसे C4H8N2, अब C4H8N2 क्या फार्मूला है, क्या कंपाउंड है, ये आपका मसला नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है कि आप बताओ इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो आपने देखा कि भाई ये नंबर डिवाइडेबल नंबर है,
किससे डिवाइड हो सकता है? अल्टीमेटली हम इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो फिर ये फर्दर डिवाइडेबल नहीं रहेगा, इट बिकम C2H4N1, C2H4N1 हो जाएगा। और C2H4N1 का मतलब ये है कि अब ये फर्दर डिवाइडेबल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि C4H8N2 का C4H8N2 का एम्पेरिकल फार्मूला इज C2H4N। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है, ये इसकी मैंने आपको अप्रोच बताई। अभी हम कैलकुलेशंस करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट आपको मैं डिफाइन करता हूं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों की डेफिनेशन पेपर में लिखने के लिए भी आती हैं और इनको सॉल्व करने के लिए भी कहा जाता है। सॉल्व हम डेफिनेटली अभी करेंगे, इसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले होता क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, हम कहते हैं कि अ फार्मूला shows exact number of atoms in a molecule. Exact number of atoms in a molecule is called molecular formula. तो ये वो फार्मूला होता है जो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। अ फार्मूला शोज exact number of atoms in a molecule is called molecular formula. वो फार्मूला जो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताएगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, हम उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब ये जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल्स करवाई थी, ये सब मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूलाज दिए थे जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन फिर उससे हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला। तो जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो एम्पेरिकल नहीं होता, एक्चुअल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, एक और चीज जो इससे रिलेटेड है कि एम्पेरिकल फार्मूला इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ऑलवेज, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एन integral multiple of empirical formula होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात, इस पर भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर होता है, यानी मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय एनी अदर नंबर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ये एम्पेरिकल फार्मूला का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी आमतौर पर जब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए ओ लेवल में आपको ये फार्मूला बताया गया होगा कि आप एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दें बाय n, और यहां पर n का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल। एम्पेरिकल फार्मूला multiply by n, where n represents what? n may be 1, 2, 3 onward. n कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला होता है, यानी मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 4, कोई भी मल्टीपल होता है। और ये मल्टीपल कैसे निकाला जाता है?
इस इंटीग्रल मल्टीपल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसका तरीका ये है कि आप मॉलिक्यूलर मास को, या जिसको आप एमआर भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास को आप डिवाइड करते हैं बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये सारी डिटेल्स आपको जो है वो समझ में आ जाएंगी। आपको एम्पिरिकल फार्मूला को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसकी नॉलेज के लिए आप यहाँ पे देखें कि मैंने लिखा है n। n का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, और n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये वैल्यू n है। और n क्या है? n इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इंटीग्रल मल्टीपल की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, वो ये तरीका है कि गिवन मॉलिक्यूलर मास होगा आपको, और फिर आप उसको एम्पिरिकल फार्मूला मास से फाइंड आउट करें। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से जो है वो ये हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक आप लोग जब आएंगे क्लासेस के लिए इंशाल्लाह, तो आप लोगों को हम एक बुकलेट प्रोवाइड करेंगे, और उस बुकलेट में जो है वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको कुछ क्लास में सॉल्व करवाए जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एज होमवर्क जो है वो दिए जाएंगे। और इसमें मैं आपको बताता हूं, मैं क्वेश्चन जो है वो जी, ये एक क्वेश्चन, मैं सबसे पहला क्वेश्चन पिक कर रहा हूं, ये वाला। ये क्वेश्चन जो है, one caffeine has the following percent composition, जिसमें कार्बन आपको गिवन है 49.48, और यहीं पर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कि कार्बन जो है वो 49.48% है। उसके बाद जो है वो इसमें हाइड्रोजन 5.19 है। सो हाइड्रोजन 5.19, हाइड्रोजन 5.19% है। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन 16.84 ऑक्सीजन 16.48 है। ऑक्सीजन 16.48 है। और चौथा एलिमेंट नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की परसेंटेज जो गिवन है वो 28.85 है। तो 28.85 ये नाइट्रोजन की परसेंटेज अवेलेबल है। और
एक और इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है और वो है इस कंपाउंड के एमआर की। और एमआर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि द मॉलिक्यूलर वेट, एक्चुअली इट इज मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है। इट इज 194.19 ग्राम पर मोल। फिलहाल ये ग्राम पर मोल की बात छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल आप ये देखिए कि 194.19 या सिंपल 194 इसका एमआर गिवन है। तो मैं यहाँ पर एमआर 194 ले रहा हूं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन वी हैव। और हमारा सवाल ये है कि फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला on the basis of given information. Find molecular formula on the basis of given information. Now, को सॉल्व करने का तरीका वही है जो आपने ओ लेवल में यूज किया था, लेकिन एक दो इसमें चीजें हैं तो आप देखेंगे मुख्तलिफ आपको मैं बताऊंगा। पहली बात ये है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार एलिमेंट हैं जिसमें कार्बन 49.48, हाइड्रोजन 5.19, ऑक्सीजन 16.48 और नाइट्रोजन 28.85, ये सारे एलिमेंट और उनकी परसेंटेजेस। सबसे पहला काम कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जहां मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए पहले आपको एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, आई एम सॉरी यहाँ कुछ काम हो रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा आवाज सुननी पड़ रही है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए पहले आपको एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना पड़ेगा। और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए अगर आपको एलिमेंट के मासेस या अगर आपको एलिमेंट के परसेंटेजेस गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और इसके लिए आप करते हैं डिवाइड बाय एआर। गिवन मासेस को या गिवन परसेंटेजेस को आप डिवाइड करते हैं बाय एआर। अब जैसे कार्बन का एआर 12 है, ये डेटा बुकलेट से आपको पता चलेगा। हाइड्रोजन का एआर 1 है, ऑक्सीजन का एआर 16 है और नाइट्रोजन का एआर 14 है। एआर की बात हो रही है, एमआर की बात नहीं हो रही। एआर चाहिए हमें, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से लिया जाता है। तो डिवाइडेड बाय एआर जो है ये आपका पहला स्टेप होगा। और जब आप किसी भी मास को या परसेंटेज को एआर या एमआर से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली वो आप मोल निकालते हैं। ये मोल निकालने का फॉर्मूला है, मास अपॉन एआर और एमआर, ओ लेवल में आप पढ़कर आए हैं। तो असल में आप यहां पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं पहले स्टेप में, गिवन परसेंटेज को डिवाइडेड बाय एआर करके, ये एक्चुअली आप मोल्स फाइंड कर रहे हैं। जो आप फाइंड कर रहे हैं वो आप मोल फाइंड कर रहे हैं। अब बेटा मुझे आंसर बताइएगा, 49.48 डिवाइडेड बाय 12, 4.12. सॉरी 4.12. 4.12, 5.19, 1.03, 03. 2.06। पहला स्टेप जो हमारा था दैट इज डिवाइडेड बाय एआर टू फाइंड मोल्स। ये जो आपके पास आंसर्स आए हैं ये सारे मोल्स हैं, कार्बन के मोल, हाइड्रोजन के मोल, ऑक्सीजन के मोल और ये नाइट्रोजन के मोल। ये पहला स्टेप है कि अगर आपको मास गिवन है या आपको परसेंटेज गिवन है एलिमेंट्स की, तो आप मास ऑफ एलिमेंट या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को डिवाइडेड बाय एआर करेंगे। और डिवाइडेड बाय एआर के बाद अब नेक्स्ट आपको सिंपलेस्ट रेशो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशो या इसको मोलर रेशो कहते हैं। सिंपलेस्ट रेशो
या इसको मोलर रेशो कहते हैं, जो आपको बताता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका आपस में सिंपलेस्ट रेशो क्या है। In order to find out simplest ratio, simplest molar ratio निकालने के लिए हम इसे डिवाइड करते हैं बाय स्मॉलेस्ट मोलर वैल्यू। इनमें से जो वैल्यू स्मॉलेस्ट है, आप स्मॉलेस्ट मोलर वैल्यू से इन सब को डिवाइड करेंगे। अब स्मॉलेस्ट मोलर वैल्यू 1.03 है, तो अब हम इन चारों में से जो स्मॉलेस्ट है उससे सबको डिवाइड कर दें। आप इसको सबको डिवाइड, अब डेफिनेटली कार्बन का नंबर 4 आ गया, 5.19, ये तकरीबन 5 आ जाएगा, और ये 1 आ गया, और ये 2 आ गया। So now empirical formula has been obtained, और empirical formula क्या आया कि कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन 5 हैं, ऑक्सीजन 1 है, और नाइट्रोजन 2 है। C4H5ON2 ये आ गया empirical formula of given compound। ये इसका empirical formula। लेकिन हमारा क्वेश्चन मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का था, और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए जरूरी होता है कि पहले आप एम्पेरिकल फार्मूला निकालो। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो पहले आप एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकालने की पोजीशन में। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें वैल्यू ऑफ n चाहिए, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एम्पेरिकल फार्मूला। तो अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास जो आपको गिवन था क्वेश्चन में दैट वाज 194, n निकालने का फार्मूला बताया था मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो 194 जो है वो यहाँ पर एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, एम्पेरिकल फार्मूला मास आप यहां से निकालेंगे। 12 into 4 48, 5 into 1 5, 1 into 16 16, 2 into 14 28। ये हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला मास। जो आपने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला उन एलिमेंट्स के, उन एटम्स के जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उससे आप उनके AR को मल्टीप्लाई कर दें और फिर उन सारी वैल्यूज को ऐड कर दें। आंसर बताइएगा ऐड करके क्या आ रहा है। 97 जी 97 97। एम्पेरिकल फार्मूला मास जो है वो 97 आ रहा है, तो यू विल डिवाइड 194 by 97, आंसर इज 2। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पेरिकल फार्मूला मस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 इन ऑर्डर टू गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब आप C4H5ON2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, और जब आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये C8H10O2N4 ये बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। दिस इज हाउ टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल पर।
ये तो समझ लें कि वो जस्ट रिकॉल था जो ऑलरेडी आपने जो है वो किया हुआ है। अगर आप इस पेज का स्नैपशॉट ले लें तमाम स्टूडेंट तो अच्छा हो जाएगा, ताकि आपको जब मैं क्वेश्चंस आप ट्राई करें तो आपके पास मटेरियल मौजूद हो। ओके, अब मैं आपको जो क्वेश्चन नेक्स्ट करवा रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कि अ 5.0 ग्राम सैंपल ऑफ हाइड्रोकार्बन अंडरगोस कंप्लीट कंबशन to produce 4.40 gram of carbon dioxide and 2.70 gram of H2O. What is the empirical formula of the compound? अब ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में फर्क है, बहुत फर्क है। फर्क ये है कि पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें आपको हर एलिमेंट की परसेंटेज गिवन थी, और इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि आपको एलिमेंट की परसेंटेज गिवन नहीं है। आपको बल्कि ये कहा जा रहा है कि अ सैंपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, जब लफ्ज हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल होता है तो आपकी ओ लेवल की नॉलेज ये कहती है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन अलोंग विद हाइड्रोजन। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हों, हम उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो एक बात तो यहां से तय हो रही है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि ये जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, बस, कोई और तीसरा एलिमेंट नहीं है। इट्स अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। उसके बाद 1.50 ग्राम हाइड्रोकार्बन लिया और उसको बर्न किया, कंबस किया, और कंबशन पर 4.40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हुआ। अगर मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करवाई हुई है तो मेरा ख्याल ये है कि आपको ये वाली बात शायद याद हो। मैंने आपसे ये कहा था कि जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है इट विल टर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन कंबशन, हाइड्रोजन विल टर्न टू वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है वो वाटर है। और अगर आपको ये नहीं पता तो ये बात आप समझ लीजिए एक मर्तबा फिर कि जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन बर्न्स टू फॉर्म वाटर। अगर उसमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन विल बर्न टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अगर उसमें सल्फर है तो सल्फर बर्न टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। कहने का मकसद ये है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो वो बर्न होने के बाद वो एलिमेंट अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में तब्दील हो जाते। अब यहां पर अगर आप क्वेश्चन को कंसीडर करें, जो क्वेश्चन हमें गिवन था वो क्वेश्चन ये गिवन था कि 1.50 ग्राम सैंपल ऑफ हाइड्रोकार्बन 4.40 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 1.50 ग्राम हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं तो उसमें जितना कार्बन मौजूद था वो सारा का सारा कार्बन कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इन अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड में जितना कार्बन आया वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1.50 ग्राम से आया। इसी तरह से वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आया है 2.70 ग्राम वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आया है
वो 1.50 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन से आया है। तो अब यहां डेटा जो है वो ये है कि 1.50 ग्राम हाइड्रोकार्बन है, जिससे 4.40 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना और 2.70 ग्राम H2O बना। और आपका सवाल ये है कि आप इसका एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करें, ये आपका क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए मास ऑफ एलिमेंट या मास और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट चाहिए, लेकिन यहां पर आपको कार्बन का मास या हाइड्रोजन का मास गिवन नहीं है। आपको तो मास गिवन है हाइड्रोकार्बन का, आपको तो मास गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड का, आपको तो मास गिवन है वाटर का, लेकिन आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए मास ऑफ कार्बन चाहिए, आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तब सवाल ये है कि मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन कहां से आएगा, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने पिछली क्लास में आपको परसेंटेज कंपोजिशन वाली कैलकुलेशंस करवाई थी, वो कैलकुलेशंस अब यहां पर काम आएंगी। कैसे? वो इस तरह से काम आएंगी कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का MR 44 होता है, तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेते हैं तो इट कंटेन्स 12 ग्राम कार्बन, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि 44 में कार्बन का शेयर 12, और आपने जो आपको प्रोड्यूस हुआ है, वो कितना प्रोड्यूस हुआ है? 4.40 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4.40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन होगा। और ये वो कार्बन है जो एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर था, हाइड्रोकार्बन के अंदर था। ये वही कार्बन है जो जलकर बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन निकालेंगे, ये एक्चुअली वो कार्बन होगा जो हमारे ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन के अंदर मौजूद होगा, 1.50 ग्राम हाइड्रोकार्बन के अंदर मौजूद होगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.20 ग्राम कार्बन। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो प्लीज पूछ। जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने पर आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना भी कार्बन होगा वो कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जितना भी आप कार्बन कैलकुलेट करेंगे, ये एक्चुअली वो कार्बन होगा जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन में मौजूद था। अब आ जाइए वाटर पर। तो वाटर का सिलसिला ये है कि वाटर का MR है 18। तो 18 ग्राम्स ऑफ H2O में मौजूद है 2 ग्राम हाइड्रोजन। 18 ग्राम्स ऑफ H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद है, और हमारे पास जो वाटर बना है वो 2.70 ग्राम बना है। तो 2.70 ग्राम में हो जाएगा X। आंसर बताइएगा। 0.3 0.30 ग्राम हाइड्रोजन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 1.20 ग्राम कार्बन और 0.30 ग्राम हाइड्रोजन, अगर आप इन दोनों को सम करें तो ये सम इक्विवेलेंट टू 1.50 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1.50 ग्राम हाइड्रोकार्बन के अंदर, जी इस केस में आप कर सकते हैं
लेकिन चूंकि मुझे कैलकुलेशन दिखानी थी इसलिए मैंने जो है वो दोनों कैलकुलेशंस अलग अलग शो की। अब अगले स्टेप में वही काम जो हम पहले एम्पेरिकल फार्मूला के लिए कर चुके हैं कि अब एलिमेंट एक कार्बन है 1.20 और एक हाइड्रोजन है 0.30। तो 1.20 डिवाइडेड बाय AR, 0.30 डिवाइडेड बाय 1। जैसे मैंने कहा था कि अगला स्टेप जो आपका होगा वो होगा डिवाइडेड बाय AR। तो ये 1.20 डिवाइडेड बाय 12 जो है ये आ जाएगा 0.10। ये मोल्स आ गए और ये आ गए 0.30। तो ये हमने कार्बन और हाइड्रोजन के मोल निकाल लिए। और जब हमने मोल्स निकाल लिए तो अगला स्टेप होता है कि आप डिवाइड करते हैं बाय स्मॉलेस्ट मोलर रेशियो। आप डिवाइड करते हैं बाय स्मॉलेस्ट मोलर रेशियो, और ये स्मॉलेस्ट मोलर रेशियो जो है ये 0.10। तो दोनों को आपने डिवाइड किया 0.10, आंसर विल बिकम 1 and 3। और 1 और 3 का मतलब क्या है? 1 और 3 का मतलब ये है कि नाउ एम्पेरिकल फार्मूला विल बिकम CH। ये एम्पेरिकल फार्मूला। तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर यहां से वो आपसे ये कहते कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें तो फिर अल्टीमेटली आपको इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर मास गिवन होता, और फिर आप गिवन मॉलिक्यूलर मास को लेकर और इस एम्पेरिकल फार्मूला मास को लेकर वैल्यू ऑफ n निकालते, और फिर वैल्यू ऑफ n से आप फाइंड आउट करते कि ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने एमसीक्यूज का एक आपके सामने शो किया है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए कि ऑन कंप्लीट कंबशन a sample of hydrocarbon compound produces 1.5 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. What is the molecular formula of this hydrocarbon? अब यहां पे मास नहीं दिया हुआ, यहां पर गिवन है डायरेक्टली मोल्स, लेकिन मोल्स भी किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स गिवन है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इस क्वेश्चन को जो पूछने का पैटर्न है वो जरा मुख्तलिफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि ऑन कंप्लीट कंबशन a sample of hydrocarbon compound produces 1.5 mole of carbon dioxide and 2 mole of H2O. What is the molecular formula of the hydrocarbon? मसला ये है कि हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमें एलिमेंट का मास या एलिमेंट के मोल चाहिए, और यहां उन्होंने आपको जो मोल दिए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के मोल दिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एनी आइडिया? सर मोल के फार्मूले से इसका मास निकाल लेंगे, बेटा लंबा हो जाएगा बहुत काम। यस इट मे बी, लेकिन काम बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में मोलर रेशो क्या है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यानी 1 कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक ही कार्बन है ना।
इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने कार्बन होंगे? 1 मोल कार्बन। तो अगर हमारे पास 1.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो उसमें कार्बन भी 1.5 मोल होगा। मसला हल हो। ये मास निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, आपने डायरेक्ट रेशियो अप्लाई किया। आपने कहा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन है, यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 मोल कार्बन है, तो 1.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1.5 मोल कार्बन होगा। दूसरी चीज H2O। अच्छा, अब H2O में क्या कहानी है? H2O की कहानी यह है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन, यानी इसका मतलब यह है कि अगर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल H2O के अंदर 2 मोल, उसमें 2 मोल हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 हाइड्रोजन। तो फिर 2 मोल वाटर के अंदर हाइड्रोजन हो जाएंगे X, और हाइड्रोजन X का मतलब यह है कि 2 × 2 4, यानी कि 4 मोल हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अब हमें डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में से हमने कार्बन निकाल लिया, वाटर से हमने हाइड्रोजन निकाल लिया, और हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का मोलर रेशियो आ गया, दैट इज 1.5 and 4। ये मोलर रेशियो है कार्बन का और हाइड्रोजन का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 1.5 है, ये वैसे, वरना ये एम्पेरिकल फार्मूला हो जाता डायरेक्ट, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला मोलर रेशियो होता है, लेकिन वो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो होता है जो फर्दर डिवाइडेबल ना हो। अब अगर आपका सिंपलेस्ट रेशियो में 1.5 आता है, या 2.5 आता है, या 3.5 आता है, या 0.5 आता है, तो सिंपलेस्ट रेशियो में कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती। और अगर आपका सिंपलेस्ट रेशियो में 0.5 आता है, तो उसका तरीका ये है कि आप सारे मोलर रेशियो को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। आप सारे मोलर रेशियोज को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ताकि ये 0.5 खत्म हो जाए। हाँ, अगर फर्ज करो ये 1.33 आता, तो फिर हम सारे मोलर रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करते। ये ओ लेवल में आपने बात नहीं पढ़ी थी, ये वाली तो पढ़ी थी, लेकिन अब जो बता रहा हूं वो नहीं पढ़ी। अगर आपका आंसर 1.33 आता, तो फिर आप तमाम मोल रेशियोज को मल्टीप्लाई बाय 3 करते ताकि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज एम्पेरिकल फार्मूला हमेशा होल नंबर में होता है। तो अब यहां जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन विल बिकम 3, हाइड्रोजन विल बिकम 8, सो करेक्ट फार्मूला विल बिकम C3H8, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो। एक MCQ में इतना काम करना होता है। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें देखिए, अगर कोई आपको लगता है कंफ्यूजन है, या अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है, तो आप पूछ लीजिए। आ गया सर समझ में। ठीक है बेटा, तो अब अगली क्लास में इंशाल्लाह हम यही जो हमारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एम्पेरिकल फार्मूला, थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पर इंशाल्लाह अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।